नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने फाइनल फेज में पहुंच गया है। एक लंबे समय के बाद 4 दौर की पोलिंग हो चुकी है और आज 5वें दौर का जो चुनाव प्रचार था वो खत्म हो गया है। निगाहें अब गुरुवार को है। गुरुवार को इन 57 सीटों पर जब पोलिंग होगी 5वें और आखिरी चरण में, तो क्या कुछ होता है, क्योंकि निर्णायक दौर है और फाइनल फेज है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो 4 फेज हुए हैं, तो जाहिर तौर पर अब 5वें फेज में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने और गठबंधन, महागठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी है इस 5वें और फाइनल फेज को अपने नाम करने के लिए। क्या कुछ होगा इस 5वें फेज में खासकर, और एक बहुत बड़ी बात है इस 5वें फेज के बारे में कि यहां पर मुकाबला सीधा सीधा नहीं है, यानी यहां पर मुकाबला दो तरफा नहीं है, कई और भी एंगल है, उन्हीं पर आज बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उससे पहले आज की तमाम सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रचार खत्म। अंतिम चरण में 243 सीटों में से 57 सीटों पर 5 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5वें चरण में कुल 827 उम्मीदवार मैदान में, 58 महिला प्रत्याशी भी शामिल। कई दिग्गजों और दलों की किस्मत का होगा फैसला। 5वें चरण में पप्पू यादव, ओवैसी और तारिक अनवर की राजनीतिक अग्नि परीक्षा। पांचवें चरण के लिए सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। नेपाल, बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की गई सील। तो ये थी आज की सुर्खियां, और अब आज के मुद्दे की बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का शोरगुल अब थम चुका है। आज 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। आज शाम 5 बजे तक ही 5वें चरण के लिए प्रचार का समय था। अब 5 नवंबर को 57 सीटों के लिए 9 जिलों में मतदान होगा। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिले के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के दिन 9 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में से 55 क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में करीब 1,55,00,000 मतदाता जो अब तक मंत्री रहे, उनमें विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह, बीमा भारती, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र जैसे दिग्गजों सहित 827 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरणों में कुल मतदान हो रहा है। पहले 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें, जब ये 5वें चरण का मतदान भी हो जाएगा तो निगाहें 8 नवंबर पर होंगी। और आज ये जो 5वें चरण का मतदान होना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दो, नेस्तुल्ला हब्बार हैं हमारे साथ और रोशन कोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले नेस्तुल्ला, कैसे देखती हैं आप ये 5वां फेज है, 5वां चरण, आखिरी चरण, और कोई भी मैच जब होता है तो उसका स्लॉग ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको तो टेनिस मैच कह रहे हैं हम लोग। 5 सेट का टेनिस मैच है और ये डिसाइडिंग सेट है। ये डिसाइडिंग सेट है क्योंकि अभी तक जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत कांटे की टक्कर रही है। पहले 2 फेजेस के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बाजी जो है वो एमजीबी या महागठबंधन की तरफ चली गई। फिर 3rd 4th फेज में एनडीए की काफी भारी वापसी हुई, वहां पे भी कॉन्फिडेंस बहुत दिखा हम लोगों को उनके कैंप में। तो अब ये जो 57 सीट हैं और इसमें मिथिलांचल में अच्छी सीटें बीजेपी पहले पा चुकी है, और 2010 के चुनाव जो हुए थे असेंबली के, उसमें सबसे बड़ी सीमांचल में भी जो 23 सीटें हैं उसमें 13 तो बीजेपी लेके गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरी तरह से वो जैसा कुछ लोग कह रहे हैं। और जो बाकी सारी पार्टियों की डिप्लॉयमेंट भी हुई है वहाँ पे, जैसे ओवैसी जी हैं, सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, या पप्पू यादव ने आरजेडी से किनारा करके अपनी पार्टी को स्थापित किया। उनका रोल क्या होगा, क्या वो वोट काट पाएंगे, क्योंकि ये जो बेल्ट है इसको मुस्लिम यादव कंसोलिडेशन या मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है आरजेडी का, उसका गढ़ माना जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग
समीकरण बन रहे हैं। जो आप कह रही है रोशन, जो समीकरण जो बन रहा है उसमें एक बात है जो नसरुल्लाह कह रही हैं कि भाई ओवैसी साहब भी मैदान में हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव, उनका भी अपना इलाका है, वो खुद सांसद है, उनकी पत्नी सांसद हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तारिक अनवर यहाँ से सांसद है और उनका भी अपना इलाका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला दरअसल जो है, अब तक जो बात हो रही थी कि भाई बीजेपी एनडीए वर्सेस जो है लालू नीतीश, वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर दरअसल स्थिति जो है, कई और भी लोग हैं जो मैदान में हैं और वो भी खेल खराब करेंगे। किसका करेंगे ये बात की बात। बिल्कुल, मैं आपको जैसे नस्तुल्लाह ने भी कहा कि 2010 का अगर आप इसमें रिजल्ट देखें तो बीजेपी का अपर हैंड रहा है। बीजेपी इस पूरे इलाके में, आपका मिथिलांचल में, मधुबनी में और सीमांचल में 23 सीटें ले गई थी और उसमें जेडीयू 7 थी तो जेडीयू को 20 मिली थी। ये जो इलाका है, अगर इसमें आप कोसी वाला इलाका देखें तो वो लालू यादव का गढ़ है, और अगर आप मधेपुरा वाला इलाका देखें तो ये इसमें पप्पू यादव का इलाका है, और जो सीमांचल वाला इलाका है उसमें किशनगंज है चाहे कटिहार है, उसमें मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, उसमें ओवैसी इस बार आए हैं। तो जो MY समीकरण था लालू यादव का, वो वोट पप्पू यादव के बीच भी बटेगा और ओवैसी के बीच भी बटेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का वोट इंटैक्ट रहेगा और जो ये एक वोट जो लालू प्रसाद यादव का था वो शायद 3 जगह बटेगा। ऐसा नसरुल्लाह मानते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इधर कि पिछले इलेक्शंस में हमने देखा है जो वोट कटवे जो माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज, इलेक्टोरल लैंग्वेज में जिनको कहें, छोटे छोटे पार्टीज जो हैं, वो जब इस तरह से पोलराइज्ड इलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहलाते। सो वील हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होगा। हैविंग सेड दैट 2010 में बीजेपी ने अच्छा किया, मिथिलांचल वगैरह उनका, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, पर जो 2014 के इलेक्शन थे वहां से 4 सीमांचल से 4 सीटें आती हैं। जो भी सक्सेस नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव जी के पार्टीज को मिली है वो उधर ही मिली है। लेकिन देखिए 2010 की जैसे किशनगंज की बात करें, किशनगंज में वहां एक सीट थी वहां ओवैसी जी का चांस है, जहां बीजेपी 264 सीटों से हारी थी सिर्फ। तो जब मुकाबले इतने कड़े हो, एज पे हो, नहीं वो जो सीट है किशनगंज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कूचा दामन जिसको कह रहे हैं आप, वो सबसे ज्यादा चांस है ओवैसी जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए जीतने के लिए, क्योंकि जहाँ वहाँ के जो उम्मीदवार हैं अख्तरुल इमाम साहब, वो पहले जदयू में थे और ड्यूरिंग 2014 इलेक्शन उन्होंने मुसलमान वोटों को ना डिवाइड करने के चक्कर में अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया इन फेवर ऑफ आरजेडी कैंडिडेट जो जीत गए वहां से। सो उनका जो सैक्रिफाइस था उसको शायद वहाँ के लोग एक्नॉलेज करके उनको शायद वोट दे दें। ये मैं ओवैसी जी की पार्टी या उनके करिश्मा की बात नहीं करूंगी, वो अख्तरुल इमाम का जो पर्सनल चार्म और वो होल्ड है उस एरिया में, उसके लिए ज्यादा होगा। तो ओवैसी को भी हल्का शायद नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने खाता खोल लिया है और जाहिर तौर पर ऐसे में जिस तरह से जो एग्रेसिव कैंपेनिंग उन्होंने किया और उनका देश भर में अपना एक मुस्लिम वोट जो है वहां पर मुस्लिम समुदाय, उनमें उनकी अपनी एक पैठ लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ सीमांचल में वो कोशिश सफल होगी? मुझे ओबीसी को मैं और ओबीसी के भाई दोनों को, अकबरुद्दीन को, मैं इस तरह से देखता हूँ कि अभी तक जो हमारे देश में मुस्लिम फेस है, जैसे हमारे हिंदुओं में अगर आप देखें तो बाला साहब ठाकरे एक एग्रेसिव फेस थे, उस तरह का कोई फेस मुस्लिम इस समय है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो ओबीसी का जो आजम खान है शायद नहीं, आजम खान का डायल्यूट हो गया, नहीं है, डायल्यूट हो गया, उनकी ताकत भी कम हो गई है, ताकत नहीं है समाजवादी पार्टी में। हाँ, ओबीसी मुझे लगता है कि पूरे देश में जो उभर के आ रहे हैं वो एक मुस्लिम का कट्टर चेहरा उभर के आ रहे हैं। वो हैदराबाद से निकले, महाराष्ट्र में उन्होंने सीटें जीती, उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुल गया। मुझे लगता है कि किशनगंज में शायद एक सीट उनको शायद मिले, और सीट ना भी मिले तो उनका वोट कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। पर एक बात और है, सिर्फ ओवैसी की बात क्यों कर रहे हैं? तारिक अनवर साहब जो है उनका, लेकिन उनका मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो उनके भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया में लोग कह रहे हैं, आपको बताऊं, 3-4 सीटें जो है वो निकालने की स्थिति में भी आ सकते हैं, कुछ इस तरह की नहीं। वो ठीक है, वो एनसीपी का वहाँ पे अपना वोट बैंक नहीं है, तारिक अनवर का है, लेकिन तारिक अनवर मुस्लिम फेस नहीं है। तारिक अनवर बहुत ही लिबरल फेस है, बहुत बढ़िया आदमी है। ओबीसी जो है वो फेस बन रहे हैं, दोनों में अंतर है कि तारिक अनवर बहुत ही लिबरल है। लेकिन वोट कटुआ तो तारिक अनवर साहब जब जो आप कह रही हैं कि क्या वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं, जब क्योंकि बहुकोणीय लड़ाई में थोड़े थोड़े वोट भी इधर उधर जाते हैं, तो देखिए कोशिश तो यही रहेगी सबकी और एक कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए ये डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग घूम के आए हैं वहाँ से
और एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हमको मिल रही हैं। इसमें मुझे लगता है कि कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन आप तोड़ने से ज़्यादा जेंडर और एज के लाइंस पे कंसोलिडेशन टूट सकता है, जहाँ पे यूथ का कनेक्ट कम्युनिटी से को ट्रांसेंड करेगा। यानी आप कह रही है कि ओवैसी साहब को मुस्लिम में एक यूथ वर्ग है, शायद आप ये कह रही कुछ वो भी भी बहुत हो से लोग सकता है, मानते या हैं मोदी जी के एग्रेसिवली साथ, जो नहीं, कहते मोदी हैं। जी के साथ बड़े यंग यादव्स भी जुड़ सकते हैं, ऐसा बीजेपी के साथ। मोदी जी का जो अपील है वहाँ यंग लोगों के साथ बहुत है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्ट। women could vote across community lines, something like that could also happen। वो मैं ये कह रही हूँ, मैं यही नहीं कह रही कि हम लोगों की आदत है कि चुनाव मतलब जात और कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। कई सिचुएशंस में महिलाएं या एज जो डेमोग्राफी है वो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, और जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का इलेक्शन रहा। और इस इलेक्शन में यंग वोटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 18 से 25 की एज ग्रुप में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बहुत भारी तादाद में हाँ, हैं। और अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए उसमें हम देख रहे हैं वो आवाज उनकी बदली हुई है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि उनको बिहार को बदलना है, बिहार को एक नया फेज साथ देना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो शायद उनके मुद्दे कुछ और रहे। लेकिन रोशन, एक बात और है, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे हैं कि लालू यादव का भी ये यादव वोट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर कुल मिलाकर पप्पू यादव जो हैं वो भी एक यादव नेता है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता, और उनकी अपनी एक छवि है रॉबिन हुड टाइप, उनके अपने फैन फॉलोइंग है। तो उनका क्या असर है, क्योंकि उनकी कह सकते हैं कि उनका सब कुछ दांव पर लगा, यहाँ से डिसाइड होगा कि देखिए, पप्पू यादव जी को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, और इस बार जब वो पार्लियामेंट में चुन के आए, वो लगातार मेडिकल इश्यूज को रेज कर, डॉक्टर्स, देयर फीस, उसको क्या रेगुलेट करना है, क्या नहीं रेगुलेट करना है, बहुत पॉपुलिस्ट सॉर्ट ऑफ इश्यूज को वो रेज कर रहे थे। और फिर बिहार में भी सुपौल, मधेपुरा, वो जो पूरा एरिया, पूर्णिया जो एरिया उनका, उसको ट्रांसेंड करके, जैसे भागलपुर में एक लोकल इंसिडेंट हुआ यूनिवर्सिटी को लेके, उसमें वो जाके स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए और बड़े सारे पॉपुलिस्ट इश्यूज को अपने साथ वो उनके साथ जुड़े और अपना और उनका जो मतभेद हुआ लालू यादव जी के साथ, वो हुआ इनहेरिटेंस और लेगेसी और पार्टी में लीडरशिप की क्वेश्चन के ऊपर। तो उनको ये लगा कि वो कितने भी पॉपुलर हो जाएं, लेकिन पार्टी में उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि वहां वंशवाद शुरू हो गया है। शायद धीरे धीरे सभी यादव नेताओं को, जो बड़े कद्दावर नेता, उनको लगेगा तो जो उनके लिए भी एक वो नाक की लड़ाई बन चुकी है वहां पे। उनको भी ये दिखाना और ये प्रूव करना है कि यादव कम्युनिटी का जो नेतृत्व है, या एक बल के बेसिस पे और एक दम के बेसिस पे जो नेतृत्व है, उसके असली हकदार, उस मैंटल के असली हकदार वो हैं। वो हमेशा कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर के जब लेगेसी के हकदार लालू यादव हैं, तो और अडवाणी जी के नरेंद्र मोदी हुए, तो ये कैसे हो सकता है कि लालू यादव जी के तेजस्वी यादव हों? यही शायद वोटर्स और यादव के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लालू यादव को उन्होंने स्वीकार किया कि एक बड़े कद्दावर नेता भाई हमारे कास्ट के, लेकिन वो एक्सेप्टेंस जाहिर तौर पर अभी लालू यादव के बेटों की नहीं है। क्यों? पप्पू यादव का अपना करिश्मा था, उनको अपने दम पर खड़े हुए नेता, अब वो सडनली उनको लगता है लालू यादव के बेटों के नीचे वो क्यों रहेंगे। तो ऐसा यादव वोट में भी हो सकता है, और शायद पप्पू यादव एक बड़ा चंक जो है ले जा सकते हैं। नहीं, आप इसको थोड़ा सा चुनाव से थोड़ा सा पहले आप जाइए। तो जब पप्पू यादव ने आरजेडी छोड़ी थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके और एनडीए में शामिल हो जाए, चुनाव लड़े। और उनकी कोशिश यही थी कि बेसिकली जो बीजेपी का वोट बैंक है प्लस यादव, अगर दोनों जुड़ जाए तो वहाँ पे लालू यादव को बहुत नुकसान हो सकता है। और बाद में जब आपने देखा होगा कि एनसीपी जब महागठबंधन से बाहर हुई, तब उन्होंने कोशिश की थी कि तारिक अनवर को बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक चुनाव बने, और अगर वो समीकरण होता तो शायद इस वाले गठबंधन का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन वो शायद बीजेपी वालों ने अपने जो उनकी स्वच्छ छवि और के कारण शायद वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि पप्पू यादव शायद पीछे चले गए। उन्होंने फिर इस चुनाव को सीरियस लेना शायद कम कर दिया है। अगर आप उनकी पूरी चुनाव सभाएं देखें या उनके जो चुनाव प्रचार है उसको देखें, ये शायद मीडिया में, क्योंकि आखिरी फेज था, अभी ओवैसी भी बहुत मीडिया में नहीं दिख रहे थे, नीचे शायद काम कर रहे थे। अब क्योंकि 5वां फेज है, अब ओवैसी और अब पप्पू यादव,
अब तारीख अनवर मीडिया में दिखाई दिए। मीडिया में दिखाई दिया और इस पूरी आपने देखा होगा चुनाव के दौरान वो कहीं गौण थे, कहीं पीछे हट गए थे। तो शायद या तो जो ओबीसी वाला चंक है वो सोच रहा और होगा हमने कि टीवी पे जरूर देखे उनके एड्स, हाँ पप्पू यादव जी हाँ, के। लेकिन वो- और वो डॉक्टर्स को ही लेके डॉक्टर्स को फिर मैं एक लेकर चीज, हाँ, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो ये इलाका है, जो आपका कोसी वाला इलाका है, ये आपने देखा होगा कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है। इस साल नहीं आ पाई क्योंकि बारिश नहीं हुई। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल की बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। और ये पूरा इलाका केवल कोसी नहीं, आपका जो आपका दरभंगा को अगर छोड़ दें सिर्फ जी, तो बाकी आपका मधेपुरा, आपका किशनगंज देखिए, किशनगंज में तो शायद 80% लोग गरीब हैं। हाँ, सबसे बहुत ही पिछड़े बुरे इलाकों में हालत से में एक है, हाँ। तो उन बुरे हालत के जो लोग हैं उनको भी कहीं उम्मीद वो देख रहे हैं किसी के चेहरे पे कि हमको कोई एक ऐसा आदमी बनाना चाहिए कि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट करे। जैसे नीतीश कुमार पे बड़ी उम्मीद थी, 10 साल उनके हो गए, तो शायद मुझे लगता है कि उन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में अभी तक वहाँ विकास नहीं इसलिए हो पाया। पप्पू यादव, जैसा नेस्तुल्ला ने बताया, पप्पू यादव ने भी अपने आप को आइडेंटिफाई करने, डेवलपमेंट के इशू से, यंग्स के से जुड़े इशू से अपने आप को जोड़ने, क्योंकि अब शायद वो पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, ये लोगों को थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब आरक्षण को लेके जब वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे यूनिवर्सिटी को लेके, तो दिल्ली में भी उन्होंने बड़े प्रदर्शन किए कि उनका ये था कि मैं युवाओं को अपने साथ जोड़ पाऊं। पर मुझे लगता है कि शायद वो अकेले थे, वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया या नीतीश कुमार के साथ नहीं हो पाया, इसके कारण शायद मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। अगर वो किसी से गठबंधन कर पाते तो शायद वो एक बड़ी एक हस्ती के रूप में उभर पाते शायद। एक और वहाँ पे नैरेटिव भी है पप्पू यादव जी से जुड़ा हुआ कि वो उन्होंने इनहेरिटेंस और लेगेसी के इशू पे झगड़ा किया लालू जी के साथ, बट लालू जी के लिए ये एक सर्वाइवल का फाइट है। तो यादव कम्युनिटी किसकी सर्वाइवल और किसकी पॉलिटिकल फ्यूचर के साथ अपने आप को अलाइन करेगी, क्योंकि बहुत अहम फाइट है ये आरजेडी के लिए भी, क्योंकि वो अब लालू यादव जी, क्योंकि उनकी कन्विक्शन हुई थी फॉर्डर केस में, अब वो 4-5 साल तक तो चुनाव लड़ नहीं सकते कहीं 11 से। साल तक कम से उनको अपने लड़कों को भी और या अपनी बच्चों को भी सेट करना है पॉलिटिक्स में, उनको दिशा दिखानी है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को उन्होंने आगे किया चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बता के। तो एक यादव कम्युनिटी की सिंपैथी भी है उनके साथ कि इनका अगर हम अब साथ नहीं देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात है। तो किसके ऊपर सिंपैथी जाएगी? हाँ, ये थोड़ा सा देखना है। फिर एक चीज और है, आप देखते होंगे कि इनके जो दोनों बेटे हैं, दरअसल वो राजनीति में अभी भी आए हैं। और यही उदाहरण आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को, अखिलेश को स्थापित किया, पहले उनको एमपी बनाया और फिर धीरे से उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो अब वो स्थापित हो गए। अब अखिलेश स्थापित हो गए। उसमें एक फैक्टर ये था ना कि लोग उस समय मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। हाँ। उनको पता था कि अगर ये सपा जीती तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आरजेडी के सिंपैथाइजर को मालूम है कि कुछ भी हो जाए, लालू यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन जो अपने बेटे को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसलिए जो यादव कम्युनिटी है, जो आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में भी वो सीटें नहीं जीती, अलग बात है, लेकिन उनका 16% वोट कहीं नहीं गया। वो यादव वोट उनके साथ है। तो अगर वो यादव वोट उनके पास रहा और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि उनको यादव वोट मिले। पर अभी तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है, उनके बेटे में से जीत पाएंगे, ये भी कुछ ये भी खबरें अभी आ रही है। सीमांचल से नहीं लड़ रहे हैं। वो सीमांचल से नहीं लड़ बात नहीं, लेकिन मैं फिर पर इस दौर में कांग्रेस का भी दाव पर है। जी बिल्कुल, 10 सीटें कांग्रेस लड़ रही है सीमांचल की 23 में से, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक सीट वहां से भी मिली थी 2010 में 4 जो। पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक तरह से टेस्ट होगा कि आरजेडी और नीतीश के जो वोट हैं, क्या वो कांग्रेस को शिफ्ट करवा पाएंगे? इसमें एक थियोरी कांग्रेस वाले चला रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सीटें अपर कास्ट को दी हैं, स्पेशली मिथिलांचल में। वो ये कह रहे हैं कि अपर कास्ट में कांग्रेस का एक अपील है, जो दोनों नेशनल पार्टीज का है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। और उसके साथ अगर आप सोशल कोalition का एग्रीगेशन देखें, एमवाई कॉम्बिनेशन हुआ या कुर्मी कोरी जो भी, या ईबीसी एमबीसी जो भी जा रहे हैं नीतीश जी के साथ, जो उनका वोट कहलाता है, अगर उसका एग्रीगेशन अपर कास्ट के साथ हो जाए तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन है। कांग्रेस बहुत होपफुल है अपने 40 सीटों को लेके, स्पेशली इस राउंड में बहुत होपफुल है। और पिछली बार भी 4 उनकी एमएलएज आए थे, क्योंकि अकेले लड़े थे वो लोग, तब जब 4 में से 1 सीमांचल एरिया से आया था सीट उनका, तो वो इन सब चीज़ों को लेके उनकी ये स्ट्रैटेजी है। अब वो कितना आगे बढ़ पाती है वो ये देखना होगा। हाँ। कुल मिलाकर रोशन, अगर इस दौर पे हम नजर डालें, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, बड़े सारे फैक्टर हैं, बड़े सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, जो है मैच इस तरह का नहीं है कि सिंपल एकदम मैच है, कई कोण हैं इसमें। तो ऐसे में
क्या लगता है आपको, वोट कटुए कितने इंपॉर्टेंट होंगे? और दूसरी बात, क्योंकि कई खिलाड़ी हैं, वोटिंग परसेंट यहाँ का वो कितना बड़ा मैटर करेगा? आप इससे पहले वाला देखें, आप जो चौथे चरण का चुनाव हुआ है उसमें रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, लगभग 58%। वो शायद इसलिए हुई है कि दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से दावे किए कि हम हार रहे हैं। हाँ। ये नहीं कहा हम जीत रहे हैं। हाँ। दोनों पक्षों ने कहा कि हम पीछे हैं, तो दोनों के सपोर्टर वोट डालने आए। अब ये आखिरी मैच है, ये मैच जीतने हारने वाला है। इस मैच में भी दोनों तरफ की ताकतें लगी हैं। और जो आपने वोट कटवा की बात कही है, मुझे लगता है कि वोट कटवा बाद में इसमें गौण हो सकते हैं, जब बात ये होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या हम नीतीश को बनाना चाहते हैं या क्या हम एनडीए को बनाना चाहते हैं, तब वहां पे वोट कटवा पीछे छूट जाते हैं। ऐसा आपने 2014 के चुनाव में देखे होंगे या उससे पहले के चुनाव में कि ट्रेंड ऐसा बन पाया है, इसमें देश में ऐसा ट्रेंड है कि जनता किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रही है। आप एग्जाम्पल लेकिन साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो उनके लिए उनका नेता है, हाँ, उसको वो छोड़ भी नहीं छोड़ भी नहीं सकते। उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसकी स्टैंडिंग रहे, वो कोशिश है। तो यही मैं कह रहा हूं कि तारिक अनवर के समर्थक हो या पप्पू यादव के समर्थक हो या ओवैसी के समर्थक हो, उनकी कोशिश शायद ये रहेगी कि हमारे नेता इस चुनाव में कम से कहीं दिखे। उनका हो सकता है कि उनका प्रतिनिधित्व कुछ हो जाए, एक सीटें, दो सीटें, जो भी कुछ होगा। ओवैसी साहब दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने कुछ नॉइजेस किए थे कि हम शायद तो दिल्ली में जब मैंने बात करी थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे थे वोट, हमने सर्वे करवाया था, पर हमको ये कम्युनिटी से बहुत स्ट्रेट आदेश भी आया था कि ठीक है आप ले जाएंगे थोड़े वोट, बट आप उस आदमी को हरवा दोगे जिसको हम जिताना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें भी दिमाग में रखते हैं। ये फैक्ट कि वो पहले बोले कि 25 सीट लड़ेंगे, उसके बाद स्केल डाउन किया उन्होंने। तो जिन सीटों के लिए उन्होंने स्केल डाउन किया, वहां पे आप बस उनका असर वहाँ असर देख सकते हैं। और ही डिडंट विड्रॉ फ्रॉम द फ्रे, इससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ उनको इनकरेजमेंट मिला है और इसीलिए ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ये पांचवा और आखिरी चरण इसलिए बहुत दिलचस्प और इसलिए सबकी निगाहें यहाँ पर लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह और रोशन आपका आने के लिए। तो पांचवा चरण 57 सीटों पर वोट होगा और अगर आप इन 57 सीटों में कहीं पर भी हैं, कहीं के भी आप निवासी हैं, वोटर हैं, तो चूकिएगा नहीं ये मौका, अपना वोट जरूर डालिएगा गुरुवार को जब पोलिंग शुरू होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनादेश में नजर डालेंगे 5th फेज की जो अब तक की जो हेडलाइंस हैं, जो चुनावी एक्सप्रेस है, उस चुनावी एक्सप्रेस में नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। कुमसुम सी तलैया में मुस्कान का कंकड़ मारो, किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी। नया बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य खबरें देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। करीब 2 महीने से जारी राज्य में चुनाव प्रचार के महासंग्राम का शोर आज थमा। 5 नवंबर को होगा अंतिम चरण का मतदान। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5वें और अंतिम चरण की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां होंगी तैनात।
राजद सुप्रीमो लालू यादव का बीजेपी पर हमला, बोले इस चुनाव में छठी का दूध याद दिला देंगे। जवाब में भाजपा नेता रामकृपाल यादव का लालू पर वार, कहा जनता बताएगी कौन किसे याद दिलाएगा छठी का दूध। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, 2/3 बहुमत से बनेगी राजग की सरकार, बोले लालू नीतीश और कांग्रेस के शासनकाल में विकास कम, लूट ज्यादा हुई। दरभंगा की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पर गरजे, कहा पीएम को नहीं है भाषा की मर्यादा का ख्याल। जोर देकर कहा इस बार जनता मन बना चुकी है, बाहरी नहीं बिहारी ही चाहिए मुख्यमंत्री। वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने भरा दम, चौथे चरण में ही भाजपा गठबंधन को मिल गया है बहुमत, लालू पर किया कटाक्ष। राजद सुप्रीमो अब अपने राजनीतिक भविष्य की करे चिंता। भाजपा नेता सुशील मोदी का बयान, राज्य में एनडीए का तूफान, चारों चरण में एनडीए के पक्ष में हो रहा है 2/3 बहुमत। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लालू पर साधा निशाना, कहा नौटंकी बंद करें, 8 को महागठबंधन का सफाया तय है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने महागठबंधन की बड़ी जीत की तस्वीर को सामने रखा, बोले 2/3 बहुमत से बनेगी महागठबंधन की सरकार। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार के इस सहयोगी की असली जगह सलाखों के पीछे, बोले लालू राजनीति में ले रहे हैं अंतिम सांसें। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं, कोई किसी को सबक सिखाने की बात कर रहा है, कोई किसी को छठी का दूध याद दिलाने की बात कर रहा है। बहरहाल जनादेश में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल इजाजत दीजिए हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।